कल हम लोग पढ़े थे जर्मनी और इटली का एकीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। जर्मनी और इटली के एकीकरण के रूप में हमने राष्ट्रवाद की विकास की कहानी देखी। अब हम यूरोप के एक दूसरे राष्ट्र जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है उसकी थोड़ी कहानी पढ़ेंगे। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन का विकास की बात करें तो 18वीं सदी के पहले अगर हम देखें ग्रेट ब्रिटेन को, तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं था, वो ब्रिटिश राज्य नहीं था। केवल इंग्लैंड का जो स्वरूप था वो छोटा था। तो कैसे वो ग्रेट ब्रिटेन बना? जो उस समय ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरिश लोग थे, उनकी जो प्राथमिक पहचान थी वो नील जातीय थी। इन लोगों का ग्रेट ब्रिटेन राज्य के रूप में किस प्रकार से जो है बढ़ा, ये राज्य बना, इसकी चर्चा आज हम करेंगे कि कैसे जो है विस्तार हुआ। चूंकि इंग्लैंड पहले से ही आप जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, इस कारण वो धन-धान्य राष्ट्र था और धन-धान्य होने के कारण, धनी होने के कारण वो अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम था। और जब कोई राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है तो उसका प्रभाव उसके अगल बगल अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ती है। तो वह अपने अगल बगल छोटे राष्ट्रों पर प्रभाव डाल सका अपनी शक्ति के बदौलत। तो पहला तो ये एक कारण था। दूसरी बात, आपको मालूम भी होगा, जानते हो तो ठीक है, न जानते हो तो जान लें कि सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई, क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्र था और राजतंत्र को समाप्त करने के लिए क्रांति हुई। और ये क्रांति कहा जाता है कि रक्तविहीन क्रांति थी, जिसमें रक्त की बूंद एक भी नहीं बहा था। इसलिए इस क्रांति को आदर्श क्रांति, शानदार क्रांति, महान क्रांति आदि नामों से जाना गया। और इस क्रांति के बाद वहां संसद की सत्ता स्थापित हुई, यानी राजतंत्र समाप्त हो गया। और इसके द्वारा उस संसद के केंद्र बिंदु में इंग्लैंड था। एक बात यहां ये भी जान लें, इसीलिए इंग्लैंड को संसद की जननी कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली की जननी इंग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि वहां ही राजतंत्र को समाप्त करके संसद की सत्ता सबसे पहले स्थापित हुई थी। अब आइए बात करें कि कैसे ब्रिटेन में स्कॉटलैंड का प्रभाव पड़ा, कैसे जो है स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव ब्रिटेन ने कर लिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में दोनों के एक नियम पारित करके जो है यूनाइटेड किंगडम का गठन किया गया। अब इसका अर्थ क्या था भाई कि यह दोनों देशों ने नियम पारित करके ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। अब इसका मतलब था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव
डालने में सक्षम था। और यही कारण था क्योंकि जो संसद थी उस संसद में ब्रिटिश सदस्य अधिक थे, सॉरी इंग्लैंड के जो देश था उसके सदस्य अधिक थे। इसलिए स्वाभाविक था कि संसद के द्वारा जो भी नियम पारित होंगे वो इंग्लैंड के परिणाम के पक्ष में जाएंगे, और इसीलिए वो प्रभाव डालने में स्कॉटलैंड पर सक्षम हो गया। इसी तरह से आयरलैंड पर भी स्कॉटलैंड की तरह ही आयरलैंड के साथ भी हुआ, बिल्कुल सेम। क्योंकि यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के बीच तनाव अक्सर रहा। आयरलैंड में भी ऐसा था। ये भी दो जो है संप्रदायों में विभाजित था। चूंकि अंग्रेज उस समय प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक थे और जितने भी कैथोलिक प्रभुत्व वाले देश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंटों का समर्थन करके उस पर अपना प्रभाव जमाया। कैथोलिक अगर विरोध करते तो अपनी शक्ति के द्वारा इंग्लैंड इसको दबा देता। यही हाल आयरलैंड में भी हुआ। 1798 में जो है असफल विद्रोह हुआ आयरलैंड में, और जब असफलता मिली इस विद्रोह में तो उसका लाभ लेकर आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। यानी अगर देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और 19वीं सदी में 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य काफी बड़ा हो गया। और इस ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव गहरा था, और इस ब्रिटिश साम्राज्य का जो आप जानते भी होंगे प्रतीक चिन्ह जैसे ब्रिटानी झंडा, राष्ट्रीय गान, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई, इसको लादा गया। लेकिन अब बात आती है कि यूरोप के इन देशों में, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, जब ये अपना क्षेत्र फैला रहे थे, एकीकरण के द्वारा बढ़ा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र, उदारवाद जैसे शब्द तो समाप्त हो रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे शब्दों के लिए जगह नहीं बच रही थी। लेकिन इसी बीच राष्ट्रवाद की एक पहचान और उभर कर सामने आई, क्योंकि राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना भी सामने आई कि हम राष्ट्र को एक दृश्य के रूप में भी परिलक्षित करें। जैसा कि आप ऐसे समझें, हम भारत में क्या करते हैं, भारत को जब हम राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो दृश्य के रूप में कहते हैं भारत माता, और एक भारत माता का चित्र हमारे सामने आता है। वो चित्र किसका होता है? एक महिला का, काल्पनिक महिला का चित्र होता है। यह जो आज आप भारत के लिए देख रहे हैं, यह 18वीं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करने के लिए एक रास्ता निकाला, और उस रास्ता में राष्ट्र को जो पहचान दी गई वो महिला के स्वरूप में दी गई। चूंकि वास्तविक जीवन में कोई उस महिला का लेना देना नहीं था, एक काल्पनिक महिला का स्वरूप बनाया गया। और इसी तरह से अगर देखा जाए, फ्रांस में महिला रूपक मारियान और जर्मेनिया, फ्रांस में जो मारियान और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी, तो ये परिकल्पनिक थी। तो ये जो राष्ट्र की पहचान कलाकारों ने
एक देने की कोशिश की महिला के रूप में। यह भी एक दृश्य परिक्रमा थी राष्ट्रवाद के विकास की। अब आया जाए एक नई बात की तरफ। अगले तो हमने राष्ट्रवाद का विकास पढ़ा, लेकिन एक बात अब और ध्यान में देना होगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो धारा बही 18वीं सदी में, वो 19वीं सदी के अंत आते आते, या कहा जाए कि 19वीं सदी में ही वो धीरे धीरे उग्र राष्ट्रवाद में बदल गई। और अगर ये कहा जाए कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में यह पूर्णतः साम्राज्यवाद में बदल गई। साम्राज्यवाद में बदल गई। साम्राज्यवाद की 3 स्वरूप में आप उसका कह सकते हैं, चाहे वो साम्राज्यवाद का स्वयं एक प्रभुत्व हो, दूसरा वो उपनिवेशवाद हो, तीसरा वो संरक्षणवाद हो, किसी भी स्वरूप में हो, ये प्रक्रिया देखने को मिली। हम आपको बता दें कि यह जो यूरोप में राष्ट्रवाद चला, राष्ट्रवाद तक तो ठीक था कि राष्ट्र की पहचान बनी, राष्ट्र सुदृढ़ हुआ, लेकिन जहां उग्र राष्ट्रवाद आया, उग्र राष्ट्रवाद ने अपने राष्ट्र को सक्षमता लगाव तो दिया ही, उसके साथ दूसरे राष्ट्र को तुच्छ, या अपनी भाषा में कहा जाए तो नीच समझने की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसके कारण, उग्र राष्ट्रवाद के कारण जो है प्रभाव शुरू हुआ, प्रभाव की राजनीति शुरू हुई, और इस प्रभाव की राजनीति ने संरक्षणवाद को जन्म दिया, साम्राज्यवाद को जन्म दिया, उपनिवेशवाद को जन्म दिया। क्योंकि अब इन चीजों को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये क्या मतलब हुआ। जैसे साम्राज्यवाद, कोई भी सबल राष्ट्र किसी भी दुर्बल राष्ट्र को किसी भी तरीके से युद्ध करके, लालच देकर, लोक प्रलोभन देकर, धोखे से, मूल्य चुकाकर, जैसे भी हो, उसकी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, उसको अपना अधिकार कर लेता है, तो साम्राज्यवाद की प्रक्रिया होती है। उपनिवेशवाद, जब एक सबल राष्ट्र किसी भी दुर्बल राष्ट्र को, कमजोर राष्ट्र को अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, और वहां के जितने भी संसाधन हैं उनका विद्वान अपने लिए करता है, अपने लाभ के लिए करता है, तो उपनिवेशवाद कहलाता है। संरक्षणवाद, जब एक सबल राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र को अपनी छत्र छाया में रखता है, अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, तो वह जो कमजोर राष्ट्र होता है उसका संरक्षित राज्य कहलाता है। मजबूत राष्ट्र का वो संरक्षित राज्य कहलाता है। और यही प्रक्रिया सारा अगर मिला दिया जाए तो इस साम्राज्यवाद में आ जाता है। सारी प्रक्रियाएं एक शाखा हो सकती है, तरीका हो सकता है, लेकिन ये सब साम्राज्यवाद के ही स्वरूप है। उस समय बाल्कन प्रायद्वीप थी यूरोप में। आपको जब इसको लंबी कहानी है, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब उतना समय नहीं है पाठ्यक्रम के हिसाब से कि जो पाठ्यक्रम में न हो वो भी पढ़ाया जाए। नहीं तो आपको बाल्कन राज्य की कहानी पढ़ने को मिलती है जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़ते हैं, तब आपको बाल्कन राज्य में बहुत से राज्य सम्मिलित थे और उसकी भौगोलिक भिन्नता भी थी और जाति भिन्नता भी थी, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया,
बेस्निया, अर्जेनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, तमाम देश शामिल थे। लेकिन इन पर जो है तुर्क साम्राज्य स्थापित था, तुर्कों का। और इतने तो बड़ा राष्ट्र था। और यूरोप में आप एक तरफ देख रहे हैं जर्मनी, इटली, उधर फ्रांस, ब्रिटेन, सब जो है बाल्कन राज्य पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। और सब ही जो है बाल्कन राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। स्वाभाविक है, जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो टकराव होगा, तनाव होगा। और बाल्कन राज्य की यह तनाव सर्बिया के आतंकवादियों द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या का कारण बना। और जब ये कारण बना तो यह एक छोटी सी चिंगारी कहा जाए, एक कारण प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद जहां अच्छा था, वहां यूरोप में कुछ विनाश भी लाया, विनाश का भी कारण बना। क्योंकि अगर प्रथम विश्व युद्ध के कारण में हम पढ़ते हैं तो मुख्य कारण यही आता है कि यूरोप के राष्ट्रों का जो आपसी तनाव साम्राज्यवाद के कारण उभरा, उपनिवेशवाद के कारण उभरा, संरक्षणवाद के कारण आया, ये मुख्य कारण था। वही तनाव का मुख्य कारण बना। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में से 18 तक चला, जिसमें आपने देखा कि जर्मनी हो, टर्की हो, हंगरी हो, हार का सामना किया। भले ही ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जीत गए, लेकिन बहुत भारी क्षति उठानी पड़ी। और इसका प्रभाव आप देखेंगे तो 1928-29 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के रूप में पड़ा। तो कितना बड़ा एक युद्ध का प्रभाव होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद से शुरू हुआ वो उग्र राष्ट्रवाद होते हुए साम्राज्यवाद तक पहुंचा। और साम्राज्यवाद ने दुनिया में एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। अब इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से लेकर विकास से लेकर हमने आपको उसी कड़ी में इटली, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के विकास की भी कहानी बताई, एकीकरण की कहानी भी बताई। इस तरह से चैप्टर, ये पाठ समाप्त होता है। अब ये पाठ समाप्त हो गया तो यानी जो राष्ट्रवाद नामक अध्याय था, जिसमें 2 चैप्टर पढ़ने थे, एक यूरोप में राष्ट्रवाद और एक भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर समाप्त हो गए आपके। अब रही बात, आप पढ़ लेंगे तो हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न भेजेंगे, जिनका उत्तर लिखकर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। न अगर मालूम हो तो व्हाट्सएप नंबर लिख लें, 94-51-08-26-90। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसका आंसर लिखकर भेजेंगे। और यदि कोई परेशानी है तो इसी पर कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब जब ये फिर उसके बाद इन दोनों चैप्टरों का नोट्स आप बनाएंगे, सहायता के लिए हम आपको कुछ प्रश्न और उत्तर उसके बाद भेज देंगे। और उसके बाद ही ये जब 1-2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लें, 2-3 दिन के अंदर, तो फिर नया चैप्टर शुरू हो। क्योंकि 2 ही चैप्टर और इतिहास में पढ़ाने हैं, 4 चैप्टर है केवल 30% सिलेबस घटाने के बाद। तो 2 चैप्टर और इतिहास में पढ़ा दिया जाए तो इतिहास जो है पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तब जाके सिविक्स का पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।